हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के बारे में। आप हमारे लेक्चर्स के फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोविजंस और रिजर्व्स के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोविजंस या रिजर्व्स इनको बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बिजनेस क्या करते हैं कि जो उनके करंट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से कुछ अमाउंट वो अलग कर लेते हैं, अलग से उसको रिटेन करते हैं बिजनेस में। इसलिए करते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटीज हो या कोई अनसीन इवेंट आ जाए तो उसको वो टैकल कर सके। यानी कि फ्यूचर में अगर कोई अचानक से कोई लायबिलिटी आ जाती है या जो करंट लायबिलिटी है उसको पूरा करने के लिए, इसके अलावा अगर कोई अनसीन इवेंट है तो उसको पूरा करने के लिए वो कुछ पैसा रिटेन करते हैं बिजनेस में। ये जो पैसा वो रिटेन करते हैं वो दो तरीके से करते हैं, या तो वो प्रोविजंस क्रिएट करते हैं या फिर रिजर्व्स। फाइनल अकाउंट बनाया जाता है तो करंट ईयर प्रॉफिट में से प्रोविजंस या रिजर्व्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम प्रोविजंस के बारे में देख लेते हैं कि प्रोविजंस क्या होते हैं। तो प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि जब कोई अमाउंट राइट ऑफ किया जाता है या रिटेन किया जाता है बिजनेस में डेप्रिसिएशन या एसेट्स के रिन्यूअल्स के नाम पे। दैट मीन्स कि डेप्रिसिएशन या रिन्यूअल करने के लिए एसेट्स का अगर हम कोई अमाउंट राइट ऑफ करते हैं तो वो क्या होता है, प्रोविजन होता है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जो अमाउंट यहाँ पे रिटेन किया जा रहा है वो होता है नॉन लाइबिलिटी के लिए। दैट मीन्स प्रोविजंस आर क्रिएटेड फॉर नॉन लाइबिलिटी। ऐसी कोई लाइबिलिटी जिसके बारे में हमें पता है कि ये लाइबिलिटी हो सकती है फ्यूचर में, उसके लिए हम प्रोविजंस क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या ध्यान रखनी है हमें कि जो लाइबिलिटी है वो तो हमें पता है कि फ्यूचर में ये लाइबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसके अमाउंट को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते एक्यूरेटली कि कितनी लायबिलिटी हमारी होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखिए प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम डेबिट साइड में दिखाते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स से फॉर ₹3000। तो ये क्या है, हम प्रोविजन बना रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि फ्यूचर में इतना बैड डेट्स हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता है कि कितना बैड डेट होगा, ना ही हम एग्जैक्टली उसको डिटरमाइन कर सकते हैं अभी। लेकिन हम एक अनुमान लगा लेते हैं, ये मान के चलते हैं कि इतनी लायबिलिटी हमारी हो सकती है, इतना पैसा हमको रिकवर नहीं होगा। तो प्रोविजन बनाते समय क्या देखा जाता है कि जो लायबिलिटी है वो नोन होती है, लेकिन जो अमाउंट है उस लायबिलिटी का वो हम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि लायबिलिटी के अमाउंट को अगर हम एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लेते हैं तो क्या वो प्रोविजन होगा। अगर हम एक्यूरेसी के साथ उस अमाउंट को डिटरमाइन कर लेते हैं तो वो सीधे सीधे लायबिलिटी हो जाएगी, ना कि प्रोविजन। जो अमाउंट है अगर हम उसको एक्यूरेटली डिटरमाइन कर लेते हैं तो उसको हम कहेंगे आउटराइट लायबिलिटी। दैट मीन्स आपको पता है कि ये आपकी लायबिलिटी है, इट इज अ लायबिलिटी। प्रोविजन तभी होगा जब हम अमाउंट को लायबिलिटी के एक्यूरेटली डिटरमाइन न कर पाए। एग्जाम्पल्स हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन, या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं प्रोविजंस के। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है कि प्रोविजन क्रिएट होता है फॉर नॉन लायबिलिटी। प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नॉन लायबिलिटी। सेकंड क्या है, लायबिलिटी हमें पता है कि कुछ पैसा हमें नहीं मिलेगा या कुछ पैसा हमारा डूब जाएगा या ये हमारी लायबिलिटी होगी, लेकिन कितनी लायबिलिटी होगी, दैट मीन्स जो अमाउंट है वो हम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। इन द केस ऑफ प्रोविजंस के केस में लायबिलिटी तो नोन है, लेकिन कितने अमाउंट की लायबिलिटी है वो एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं हो सकता। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जो प्रोविजंस हैं
ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दैट मीन्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जिस साल प्रोविजन क्रिएट किया जाता है, ये प्रोविजन उस साल के प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है। जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं तो हम डेबिट साइड में प्रोविजंस को दिखाते हैं। फिर जब हम प्रोविजंस को दिखा देते हैं, उसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर आप क्या देखोगे कि जो नेट प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू प्रोविजंस। ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रोविजंस की वजह से नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स प्रॉफिट उस ईयर का कैलकुलेट करने से पहले हम प्रोविजन चार्ज करते हैं और जो नेट प्रॉफिट आता है वो रिड्यूस हो जाता है। इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब हमारी लॉस होती है तो हम उस लॉस को इस प्रोविजन के अगेंस्ट राइट ऑफ कर देते हैं, और जिस ईयर में हमारी लॉस होती है उस साल के प्रॉफिट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो तीन चीजें हमें याद रखनी है प्रोविजंस के बारे में। पहला कि ये नॉन लायबिलिटीज के लिए क्रिएट करे जाते हैं। दूसरा, लायबिलिटी हमें पता होती है कि होगी, लेकिन कितने अमाउंट की होगी ये एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। और तीसरा ये है कि प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, और जिस ईयर में हम प्रोविजन चार्ज करते हैं उस साल का नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू प्रोविजंस। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है प्रोविजंस की, क्यों प्रोविजंस को चार्ज किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ट्रू नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। किसी भी ईयर का ट्रू नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम प्रोविजंस को चार्ज करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि एज पर द रूल्स या एज पर द प्रिंसिपल्स जो भी एक्सपेंसेस हैं किसी पर्टिकुलर ईयर के, हमें उस ईयर में उसको दिखाना पड़ता है ताकि हम सही नेट प्रॉफिट, ट्रू नेट प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन कर सके। इसलिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं। दूसरा क्या रीजन है या दूसरी क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए। जैसे कि जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि जो भी एंटिसिपेटेड लॉसेस या एक्सपेंसेस हैं उसके लिए हमको प्रोविजन पहले से बना लेना चाहिए, तभी बैलेंस शीट क्या करती है? ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस है कि जो फ्यूचर लॉसेस हैं उनको टैकल करने के लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं। और लास्ट है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस है उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, यानी हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इक्वल बर्डन डालने के लिए, इक्वल बर्डन पड़े इसलिए हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब है कि जो प्रॉफिट निकलता है उसके बाद उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट को अलग कर दिया जाता है एज अ रिजर्व, ताकि जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज हैं उनको मीट किया जा सके। दैट मीन्स अगर फ्यूचर में कोई लॉस होता है, कोई अननोन लाइबिलिटी आ जाती है, कोई अनसर्टेनिटी आती है, तो उसको मीट करने के लिए जो नेट प्रॉफिट आता है इसमें से कुछ रिजर्व बनाया जाता है। तो रिजर्व के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिजर्व्स अननोन लायबिलिटी या अननोन लॉसेस के लिए बनाए जाते हैं और ये नेट प्रॉफिट में से निकाला जाता है। एग्जाम्पल्स हैं आपके जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो रिजर्व्स क्या है? जो प्रॉफिट है उसमें से कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व रखा जाता है ताकि फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को पूरा किया जा सके। जो रिजर्व्स हैं ये क्या करते हैं? चूंकि ये नेट प्रॉफिट में से क्रिएट किए जाते हैं इसलिए ये किसी भी ईयर के जिसमें रिजर्व बनाया जा रहा है उसके प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या रिड्यूस करते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट को। रिजर्व्स क्या करते हैं? जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको रिड्यूस करते हैं। प्रोविजन में हमने क्या पढ़ा था कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले ही प्रोविजन बनाया जाता है, इसलिए नेट प्रॉफिट रिड्यूस होता है। बट रिजर्व्स क्या है? जब नेट प्रॉफिट निकल जाता है तब रिजर्व्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 हमारा नेट प्रॉफिट है और हमने मान लीजिए 2,000 के रिजर्व बनाए,
तो ये 8,000 जो रुपए बचेंगे, ये क्या हो गया, आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा अमंग दी ओनर्स। तो रिजर्व्स क्या होते हैं, प्रॉफिट निकलने के बाद बनाए जाते हैं, इसलिए रिजर्व्स की वजह से डिविजिबल प्रॉफिट कम होता है, ना कि नेट प्रॉफिट। फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। तो जो नेट प्रॉफिट निकलता है या डिविजिबल प्रॉफिट होता है, उसमें से रिजर्व्स क्रिएट करते हैं। दूसरा है, ये अननोन लायबिलिटीज को मीट करने के लिए बनाया जाता है। रिजर्व्स किस लिए हम बना रहे हैं, कि जो अननोन लायबिलिटी है उनको मीट किया जा सके। रिजर्व्स रिप्रेजेंट अक्यूमुलेटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जैसा कि अभी हम आपको बोले कि अगर नेट प्रॉफिट है, उसमें से हम क्या कर रहे हैं कि रिजर्व क्रिएट कर दे रहे हैं। दैट मीन्स जितना प्रॉफिट एज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था टू द शेयर होल्डर्स, उसमें से कुछ प्रॉफिट हमने क्या कर लिया, बचा के रख लिया, हमने रिटेन कर लिया बिजनेस में, ताकि फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी है तो हम उसको मीट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपको फ्यूचर में डिविडेंड पेमेंट करना है और किसी ईयर ऐसी सिचुएशन आई जिसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो अगर हम ऑलरेडी रिजर्व बनाकर रखेंगे तो जिस ईयर में हम डिविडेंड देने की सिचुएशन में नहीं होंगे, उसमें हम इस रिजर्व का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद निकल रहा है। इसी रीजन से रिजर्व्स को हम पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं करते हैं, बल्कि रिजर्व्स को हम कहां दिखाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो डिविजिबल प्रॉफिट है जिसको डिवाइड करना था, उसमें से कुछ पैसा रिटेन किया गया है जो नेट प्रॉफिट से निकल रहा है, और नेट प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट कर चुके हैं उसके बाद हम रिजर्व बनाते हैं। तो रिजर्व्स कहाँ डेबिट होते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ना कि पीएल अकाउंट में। इसके अलावा अगर हम रिजर्व के अमाउंट को बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी आउटसाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसे कहा जाता है रिजर्व फंड। तो रिजर्व के बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, पहला कि अननोन लायबिलिटी के लिए क्रिएट किया जाता है, दूसरा ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और तीसरा ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद निकाला जाता है, इसलिए इसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं, न कि पीएल अकाउंट में। अगर हम रिजर्व्स की इंपॉर्टेंस की बात करें कि क्यों रिजर्व्स को क्रिएट किया जाता है, क्या पर्पस है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहला है, कोई अनसीन लायबिलिटी है जो हमें पता नहीं है, फ्यूचर में कोई अनसीन लायबिलिटी आती है, उसको मीटअप करने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए रिजर्व्स को क्रिएट करते हैं। इसके अलावा डिविडेंड्स को इक्वलाइज करने के लिए हम रिजर्व्स को क्रिएट करते हैं, या फिर अगर कोई स्पेसिफिक लायबिलिटी है उसको मीट करने के लिए भी रिजर्व्स को क्रिएट किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिजर्व। तो रिजर्व बेसिकली दो तरीके का होता है, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले है रेवेन्यू रिजर्व्स। तो रेवेन्यू रिजर्व्स वो रिजर्व्स हैं जो डे टू डे ऑपरेशन से जो प्रॉफिट अर्न होता है उसमें से कैलकुलेट किए जाते हैं, यानी बिजनेस के जो डे टू डे या रेगुलर ऑपरेशंस हैं उससे जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट किया जाता है। ये रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो फर्दर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि रिजर्व, जो रेवेन्यू रिजर्व है, ये डे टू डे ऑपरेशंस की प्रॉफिट से क्रिएट होता है। दूसरा, अगर हमें डिविडेंड का पेमेंट करना है फर्दर, तो हम रेवेन्यू रिजर्व का यूज कर सकते हैं। रेवेन्यू रिजर्व दो तरीके का होता है। सबसे पहला है जनरल रिजर्व। नाम से ही क्लियर है, वर्ड क्या है, जनरल। जनरल का मतलब है किसी भी पर्पस के लिए इस रिजर्व का यूज किया जा सकता है, इसीलिए इसे हम कंटीजेंसी रिजर्व या फ्री रिजर्व कहते हैं। कंटीजेंसी का मतलब क्या है कि किसी
सिचुएशन में जहां हमें पैसे की जरूरत है वहां हम इस रिजर्व का यूज कर सकते हैं, और किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसे नहीं बनाया गया है, इसलिए जनरल पर्पस के लिए हम इस रिजर्व का यूज कर सकते हैं। जनरल रिजर्व को हम लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं अंडर ओनर्स इक्विटी इन द बैलेंस शीट। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखेंगे कि जनरल रिजर्व को क्रिएट करना कंपलसरी नहीं होता है, ये वॉलंटरी है। अगर बिजनेस चाहे तो वो जनरल रिजर्व को क्रिएट कर सकते हैं। कोई यहाँ पर बाइंड नहीं किया जाता या कंपलसरी नहीं होता है कि जनरल रिजर्व को मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिजर्व। एज द नेम सजेस्ट, स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व बनाया जाता है तो उसे हम स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं, और ये रिजर्व सिर्फ उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है जिसके लिए इसे बनाया गया है। जिस पर्पस के लिए, ध्यान रखिएगा, जिस पर्पस के लिए इस रिजर्व को क्रिएट किया गया है सिर्फ उसी पर्पस के लिए इस रिजर्व को यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स है आपके डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। साफ यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जब हम डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाते हैं उस केस में जिस ईयर में सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है, जिस ईयर में सफिशिएंट प्रॉफिट हो रहा है उस साल हम रिजर्व क्रिएट करते हैं, और जिस ईयर में मान लीजिए फर्दर किसी ईयर में लॉस हो जाता है या सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है जिसकी वजह से हम डिविडेंड दे पाए, तो उस वक्त हम इस रिजर्व का यूज कर सकते हैं। दूसरा है रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। प्रोविजन में आपको याद होगा कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ताकि जब हम एसेट को रिप्लेस करने जाएं आने वाले ईयर्स में, तब हमारे पास कुछ अमाउंट रहे उस एसेट को रिप्लेस करने के लिए। बट मान लीजिए हमने कोई मशीन खरीदी और 10 साल बाद हम उसको रिप्लेस करने जा रहे हैं, तो 10 साल बाद अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगा उस एसेट का। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज किया है उतना अमाउंट सिर्फ सफिशिएंट नहीं होगा कि हम एक नई एसेट को खरीद सके, क्योंकि 10 इयर्स बाद क्या होगा, 10 साल बाद, 12 साल बाद जब आप एसेट को रिप्लेस करने जाओगे तो उस समय प्राइस बहुत ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन होगा, उसकी वजह से प्राइस ज्यादा हो जाएगी। इस रीजन से कुछ रिजर्व बना दिया जाता है रिप्लेसमेंट फॉर एसेट के नाम से, ताकि फ्यूचर में जब एसेट को जब हम रिप्लेस करने जाएं तो उस समय हमारे पास इतना अमाउंट रहे कि हम नई एसेट को खरीद सकें। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर मार्केट की सिचुएशन की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है, मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है उसमें अगर डिक्लाइन आता है तो उस डिक्लाइन को मीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कमी आने की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसको रिजॉल्व करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये क्यों बनाया जा रहा है? मान लीजिए फ्यूचर में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई अनसर्टेन सिचुएशन आ जाती है एम्प्लॉइज के लिए, तो उस सिचुएशन में ये फंड का यूज करके हम जो अनसर्टेनिटी है, जो एक्सीडेंट या अनसीन इवेंट है, उसको हम मीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। डिबेंचर को रिडीम करने के लिए फ्यूचर में, दैट मीन्स डिबेंचर का रीपेमेंट करने के लिए इस रिजर्व को क्रिएट किया जाता है। तो ये क्या है? स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं। जिस पर्पस के लिए इस रिजर्व को क्रिएट किया गया है उसी पर्पस के लिए हम इन रिजर्व्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल रिजर्व। अब नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा कुछ कैपिटल प्रॉफिट्स भी होते हैं, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, या फिर शेयर और डिबेंचर पे रिसीव होने वाला प्रीमियम, या फिर प्रॉफिट ऑन परचेज ऑफ अ रनिंग बिजनेस, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, प्रॉफिट फ्रॉम री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, या प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये सारे क्या हैं? कैपिटल प्रॉफिट्स हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं है, कैपिटल प्रॉफिट्स हैं। तो जब हम इन कैपिटल प्रॉफिट्स में से रिजर्व क्रिएट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। Reserves created out of capital profits are known as capital reserve.
यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये रिजर्व का यूज हम कैश डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए नहीं कर सकते। रेवेन्यू रिजर्व में हमने क्या देखा था कि रेवेन्यू रिजर्व का यूज हम कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड्स, लेकिन कैपिटल प्रॉफिट का हम कैश डिविडेंड पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैपिटल रिजर्व का यूज क्यों किया जाएगा? जो भी कैपिटल लॉसेस हैं उनको मीट आउट करने के लिए। कोई भी कैपिटल लॉस अगर होता है उसको मीट करने के लिए, या फिर फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए कैपिटल रिजर्व्स का यूज सिर्फ कैपिटल लॉस या फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए हम कर सकते हैं। कैश डिविडेंड्स का पेमेंट करने के लिए हम कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जनरली बिजनेस की जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इनका हम क्या करेंगे कि इनको हम कैश डिविडेंड के लिए यूज नहीं कर सकते। एक और टर्म है रिजर्व कैपिटल। एक है आपका कैपिटल रिजर्व, दूसरा है आपका रिजर्व कैपिटल। इन दोनों को कंफ्यूज मत करिएगा, ये दोनों सेम चीजें नहीं है। कैपिटल रिजर्व अलग है और रिजर्व कैपिटल अलग है। कैपिटल रिजर्व अभी आपने देखा कि कैपिटल प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया जाता है, और रिजर्व कैपिटल क्या होता है कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं उस टाइम जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल में से हम रिजर्व कैपिटल रखते हैं। ये रिजर्व कैपिटल क्या होता है? अनकॉल्ड अमाउंट होता है, जिसको कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी हम कॉल नहीं करते हैं या यूज नहीं करते हैं। इस रिजर्व कैपिटल का यूज कब किया जाता है? जब कंपनी का वाइंड अप होता है, तभी इस रिजर्व कैपिटल का यूज किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ऐसी कौन सी कैपिटल होती है जो कंपनी के वाइंड अप पे कॉल की जाती है? तो वो होती है रिजर्व कैपिटल। कैपिटल प्रॉफिट के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसकी लीगल नेसेसिटी होती है क्रिएशन करने की। कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करना लीगल नेसेसिटी है या कंपलसरी होता है कि कैपिटल रिजर्व क्रिएट किया जाए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला है मीनिंग। तो प्रोविजन नोन लायबिलिटीज के लिए क्रिएट की जाती है, जबकि रिजर्व्स क्या होते हैं? अननोन लायबिलिटी के लिए क्रिएट किए जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि प्रोविजंस का जो अमाउंट है वो हम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है नेसेसिटी। तो प्रोविजंस को क्रिएट करना लीगल नेसेसिटी है। प्रोविजन क्या है? लीगल नेसेसिटी है क्रिएट करने का, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। जबकि रिजर्व्स क्या है? ये वॉलेंट्री है, ये फर्म पे डिपेंड करता है, वो रिजर्व क्रिएट करना चाहे तो करे। और रिजर्व क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट क्या है? तो प्रोविजन हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि जो नॉन लायबिलिटीज हैं उनको मीट कर सके फ्यूचर में, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करके, डाउटफुल डेट्स के लिए चार्ज करके। रिजर्व्स क्यों बनाए जाते हैं? फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए रिजर्व्स को क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ क्रिएशन। तो पीएल अकाउंट में डेबिट करके प्रोविजन क्रिएट किए जाते हैं, जबकि रिजर्व क्रिएट किया जाता है थ्रू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले प्रोविजन बनाया जाता है, जबकि रिजर्व्स क्या होते हैं? नेट प्रॉफिट क्रिएट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है उसमें से रिजर्व बनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। तो प्रोविजन को आइदर आप एसेट में दिखाइए डिडक्शन करके, जैसे कि अगर हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया है तो डेटर में से हम एसेट साइड में जा करके जो प्रोविजन होगा उसको डिडक्ट करके तब डेटर का अमाउंट दिखाएंगे, या फिर आप उसको लायबिलिटी साइड में एज इट इज दिखा सकते हो जितना आपने प्रोविजन क्रिएट किया है एज डिस्टिंक्ट आइटम। जबकि रिजर्व्स को हम कहाँ शो करते हैं? लायबिलिटी साइड में अंडर द हेड ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन फॉर डिविडेंड्स। तो ध्यान रखिएगा प्रोविजन को कभी भी डिविडेंड का पेमेंट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, जबकि रिजर्व का किया जा सकता है। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन फॉर अदर पर्पसेस।
तो ध्यान रखिएगा कि प्रोविजन क्या है, एक स्पेसिफिक लॉस के लिए ही बनाया जाता है, तो सिर्फ उसी लॉस को मीट अप करने के लिए हम प्रोविजन का यूज करते हैं। जबकि रिजर्व्स क्या हैं, वो किसी स्पेसिफिक लॉस के लिए नहीं बनाए गए हैं, तो उनको किसी भी पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं। जबकि रिजर्व क्या है, किसी स्पेसिफिक लॉस के लिए नहीं बनाए गए हैं, तो हम उन्हें किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस। तो ध्यान रखिएगा, प्रोविजन के अमाउंट को हम बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जबकि रिजर्व के अमाउंट को कर सकते हैं। जब हम बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करते हैं रिजर्व के पैसे को, तो इसको रिजर्व फंड कहते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। नेक्स्ट है इसमें सीक्रेट रिजर्व। जैसा कि नाम कह रहा है सीक्रेट, ऐसा रिजर्व जो सीक्रेट रखा गया है, यानी ऐसे रिजर्व्स जो सीक्रेट हैं, जो बैलेंस शीट में शो नहीं होते हैं, बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं होते हैं, उनको हम सीक्रेट रिजर्व कहते हैं। ये रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं किसी भी ईयर के प्रॉफिट को कम दिखा करके, यानी जितना भी एक्चुअल प्रॉफिट है उससे कम फिगर पे हम प्रॉफिट को दिखाते हैं, और एसेट्स को कम दिखाते हैं, लायबिलिटीज को ज्यादा दिखाते हैं। इसके थ्रू हम सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट कर सकते हैं। कुछ तरीके हैं सीक्रेट रिजर्व को क्रिएट करने के, जैसे कि ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करना, रेवेन्यू रिसीप्ट को कैपिटल रिसीप्ट दिखाना, एसेट्स का अंडर वैल्यूएशन करना, लायबिलिटीज को ज्यादा फिगर पे दिखाना, और कंटिजेंट लायबिलिटी को एक्चुअल लायबिलिटी दिखाना। ये सब कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू सीक्रेट रिजर्व्स क्रिएट किए जा सकते। ध्यान रखिएगा कि जो कंपनीज एक्ट है वो सीक्रेट रिजर्व बनाना अलाउ नहीं करता है। एज पर कंपनीज एक्ट सीक्रेट रिजर्व बनाना अलाउ नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है, कंपनीज एक्ट आपसे क्या कहता है कि जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं उनका फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। हम एक कन्वेंशन पढ़ते हैं, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। दैट मीन्स जो भी मटेरियल फैक्ट्स है उनका कंपनी को फुल डिस्क्लोजर करना होता है। तो कंपनीज एक्ट क्या करता है, सीक्रेट रिजर्व्स को अलाउ नहीं करता है। सीक्रेट रिजर्व बनाने से कई फायदे हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, कोई अगर अनफोर्सीन लॉस है तो उसको मीटअप किया जा सकता है, डिविडेंड रेगुलराइज हो सकता है, कंपटीशन से बचा जा सकता है। इन सब रीजन से सीक्रेट रिजर्व बेनिफिशियल है। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी इसके होते हैं जो ध्यान रखने पड़ते हैं। अगर सीक्रेट रिजर्व बनाया जा रहा है तो फेयर प्रेजेंटेशन नहीं होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, शेयर होल्डर्स को लॉस होगा क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कम दिखाया जाएगा, प्लस मैनेजमेंट इसका मिस यूज भी कर सकती है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के बारे में। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।